नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज की और आज हम लोग बात करेंगे सेट 3 कॉस्ट शीट से रिलेटेड। तो चलिए बिना ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चंस। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन। क्या है ये? एक प्रकार का साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन है बिकॉज ऑफ काफ़ी सारा कॉस्ट अकाउंट एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आप अपना करियर को परसीव कर सकते हैं, आगे आप काफी प्रोफेशनल वे में अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं। तो सही आंसर है इसका प्रोफेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ब्लैंक में बी अ लोकेशन, अ पर्सन और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ देयर। तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट सेंटर। इसे हम क्या कहेंगे गाइस? कॉस्ट सेंटर। अच्छा, प्रॉफिट सेंटर का मतलब क्या होता है? जहां पर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी को दे देते हैं, उस लोकेशन को हम प्रॉफिट सेंटर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लैंक इज डिफाइंड ऑन द गाइडेंस एंड द रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ कॉस्ट ऑपरेटिंग एंड अंडरटेकिंग। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉस्ट रिडक्शन। ये कहां डिफाइन किया गया है? कॉस्ट रिडक्शन में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ब्लैंक इज द कॉस्ट इनकर्ड इन द पार्ट हैज नो इफेक्ट ऑन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। तो उसे हम क्या कहेंगे? संक कॉस्ट, जो हमारे लिए इररेलेवेंट होती है। कैसी होती है संक कॉस्ट? इररेलेवेंट होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो ऑलरेडी लग चुकी होती है। ओके, मशीन आर रेट इन द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन इज कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसे? तो मशीन पर आर के हिसाब से कैलकुलेट होता है। इसका रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मशीन पर आर। अगेन यहाँ पर आंसर की में मुझे सही आंसर नहीं लग रहा है। तो मशीन का जो कैलकुलेशन होता है आर रेट का, वो आरली बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशंस करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड चार्जेबल एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कौन से खर्चे कहा जाता है? चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या भी बोल सकते हैं? इफ देयर इज नो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसी को हम क्या भी बोल सकते हैं? ऑफिस कॉस्ट भी बोल सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं, इफ कॉस्ट ऑफ सेल एक्सीड सेल इट विल बी। जब आपका कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? सेल के। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? लॉस। बिकॉज खर्चे ज्यादा और इनकम कम है, तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा? लॉस। स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू शो द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जहां आप अलग अलग, जैसे कि मटेरियल, जैसे कि लेबर, जैसे कि ओवरहेड, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट आप जिस शीट में दिखाते हो, उस शीट को क्या कहते हो? उस शीट को हम कहते हैं कॉस्ट शीट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज एंड आपको बताना है कि वेरिएबल कॉस्ट कब इंक्रीज होता है? तो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ऑब्वियस है वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होंगी? इंक्रीज होते हुए चलेगी। ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो ये इनके बिहेवियर के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, हम कॉस्ट को फिक्स्ड या वेरिएबल या फिर सेमी वेरिएबल इसमें बांटते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री कॉस्ट, तो ये हो गए आपके फंक्शन। और अगर मैं बात करूं लेबर, मटेरियल, ओवरहेड, ये हो गए एलिमेंट। तो यहाँ किसके बेसिस पर ये क्या क्या पूछा है? फिक्स्ड और वेरिएबल को हम लोग बिहेवियर के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड चार्जेबल एक्सपेंसेस। जस्ट अभी आया क्वेश्चन। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज एप्लीकेबल टू द ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी। वैसे देखा जाए तो तीनों भी यूज होता है, लेकिन अगर ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा सटीक अगर ऑप्शन देना हो, ऑल ऑफ द अबव होता तो शायद मैं ऑल ऑफ द अबव मार्क करता। बट फिलहाल में यहाँ मुझे तो कोई एक आंसर टिक करना है, तो मैं ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, बिकॉज वहाँ कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर या पर टन किलोमीटर की हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया। ओके, रेंट ऑन ओन बिल्डिंग इज अ, रेंट ऑन ओन बिल्डिंग, खुद की बिल्डिंग का जो रेंट है वो आउट ऑफ पॉकेट नहीं जाता। ठीक है, खुद की बिल्डिंग का रेंट कहीं खुद को देना नहीं पड़ता। तो इस तरीके की कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? इम्प्यूटेड कॉस्ट, जो कि नॉन पॉकेट कॉस्ट भी होती है, या नो पॉकेट कॉस्ट भी आप इसे बोल सकते हो। when the material price fluctuate widely, जब आपके मटेरियल का प्राइस जब बहुत फ्लक्चुएट हो रहा हो, तो आपने किस तरीके से उसका वैल्यूएशन करना चाहिए? वाइडली द मेथड ऑफ प्राइसिंग दैट गिव अ बेस्ट रिजल्ट। तो ऐसे सिचुएशन में हमने कभी भी, जहां बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो, वहां वेटेड एवरेज का यूज करना चाहिए, बिकॉज वेट के अकॉर्डिंगली उसका वैल्यूएशन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ब्लैंक इज द
मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट, तो वैसे तो लेबर, मटेरियल और एक्सपेंसेस तीनों भी एलिमेंट होते हैं, लेकिन अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करूं तो बिना मटेरियल के कभी भी प्रोडक्शन शुरू करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द टर्म ब्लैंक रेफर्स टू ऑल कमोडिटीज and are consumed in the process of production, assembly and the fabricated parts, तो उसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल कहेंगे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए, सो द टर्म ब्लैंक इज डिफाइंड एज अ सिस्टम दैट इंश्योर द प्रोविजन ऑफ required quantity of material and the required quality at the required time with the minimum amount of capital। तो मटेरियल की क्वांटिटी कैसे हो, क्वालिटी कैसी हो, इससे रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसे हम मटेरियल कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मटेरियल कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, परचेज प्रोसीजर शुड बी इंस्टॉल्ड in to ensure that the purchase are made at a favorable prices। तो हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को सेट करेंगे, इसकी वजह से मैं मेरे लिए परचेज करना काफी आसान हो जाएगा और सही प्राइजेस पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से परचेज कर सकता हूँ। तो स्टैंडर्ड परचेज की प्रोसीजर हमको बनानी होंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, the term may be defined as the systematic control over the procurement of material। तो जहां पर हम लोग प्रोक्योर करते हैं, तो प्रोक्योर करने का काम हम कहाँ करते हैं, मटेरियल कंट्रोल, परचेस या फिर सेल्स। तो ऑब्वियस है हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योर मतलब होता है किसी चीज को खरीद के लाना, अरेंज करना, तो परचेस कंट्रोल। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट डिपेंड ऑन द, परचेज डिपार्टमेंट कितना बड़ा होगा किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी कितनी है, साइज कितना है, उसके हिसाब से आप क्वांटम डिसाइड करते हो। उसके अलावा ब्लैंक इज द हेड ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट के हेड को क्या कहा जाएगा, तो ऑब्वियस है परचेज डिपार्टमेंट के हेड को परचेज मैनेजर कहा जाएगा। उसके अलावा बात करें अगर, परचेज ब्लैंक इज टू बी प्रिपेयर टू नो व्हाट टू बाय, what should be the quantity and the quality and the price, उसके लिए हम मटेरियल या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम परचेज बजट प्रिपेयर करेंगे, जहां में ये सारे क्वालिटी, क्वांटिटेटिव और प्राइजेस के बारे में डिस्कस कर पाओ। ओके, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ब्लैंक इज अवॉइड अंडर एंड ओवर स्टॉकिंग ऑफ मटेरियल। तो कहीं ना कहीं मैं प्रॉपर तरीके से, अगर मैं साइंटिफिक तरीके से अगर परचेज करता हूँ, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अगर मैं परचेज करता हूँ, तो मैं शायद अपने ओवर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम को क्या कर सकूं, मटेरियल की दूर कर सकूं। उसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द ब्लैंक मस्ट मेंटेन अ प्रॉपर क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल परचेजेस, यूज एंड स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो ये सब मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एक परचेज मैनेजर की होती है, वो सारी चीजों को ओवरलुक करता है। तो फ्रेंड्स, ये अभी हम लोगों ने बात किया कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यू से रिलेटेड। आगे बात करेंगे हम लोग और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और सब्जेक्टिव चीजों के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और वीडियोस बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, सो लाइक जरूर कीजिएगा।